हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जिसके बारे में हम रिव्यू करेंगे और जिसके बारे में मैं मेरा ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दैट इज़ अप्रूव्ड बाय आवर कैबिनेट। तो मेरा अभी भी याद है, मैं जब क्लास 10th में था तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स। और उसके साथ मैं पढ़ना चाहता था क्लास 10th के बाद मैं पढ़ना चाहता था हिस्ट्री लेके, और मैथ्स हिस्ट्री और जियोग्राफी मैं लेना चाहता था, मेरा कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट। मगर मैं जब क्लास 10th पास किया, क्लास 10th के बाद मैं जब क्लास 11 में गया तो मेरा टीचर मेरे को ये गाइड किया कि आप मैथ्स ले सकते हो, मगर मैथ्स के साथ हिस्ट्री जियोग्राफी आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि क्लास 10th के बाद दो स्ट्रीम हो जाता है, एक साइंस का स्ट्रीम, एक आर्ट्स का स्ट्रीम। आप अगर मैथ्स लेते हो तो मैथ्स के साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस टाइप का कुछ सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। आप हिस्ट्री जियोग्राफी नहीं ले सकते हो। तो मेरा फेवरेट हिस्ट्री था मैथ्स के साथ साथ। तो उस टाइम मेरे को हिस्ट्री को छोड़ना पड़ा, क्योंकि सब बोलते थे कि साइंस में स्कोप ज़्यादा है आर्ट्स के रिस्पेक्ट में। तो मैं, हालांकि मैं मैथ्स करना मेरे को बहुत पसंद था, इसलिए मैं मैथ्स ले लिया। उसके बाद आफ्टर क्लास 11 12 कम ख़त्म हो गया, मैं जब ग्रेजुएशन में एंटर किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, तब भी मेरा मन था, ये था कि मैं हिस्ट्री या एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को थोड़ा पढूं और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को थोड़ा पढूं। मगर तब भी मेरा टीचर मेरे को ये, और मेरा सिस्टम मेरे को ये देता था कि आप मैथ्स ले सकते हो, मैथ्स के साथ एडिशनल जो है उसमें आप मैथ्स के साथ जो आपका फोर्थ सब्जेक्ट है उसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री इस टाइप का कुछ सब्जेक्ट ले सकते हो। मगर फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरा उतना मन नहीं था जितना मैथ्स में मेरा था, और बाकी जो सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट था उतना इंटरेस्ट भी इसमें नहीं था। तो ऑनर्स के दिन, मतलब ग्रेजुएशन के दिन मैं सिर्फ मैथ्स ही करता था, मगर इतने इस सब सब्जेक्ट में उतना मैं स्ट्रेस नहीं देता था। और जस्ट एग्ज़ाम के पहले सिर्फ 5 ईयर्स या 3 ईयर्स रट्टा मार के जाके मतलब ख़त्म कर देता था एग्ज़ाम। तो ऐसे मेरा चलता था एजुकेशन सिस्टम। मगर ये जो एजुकेशन पॉलिसी आया है, जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें आपको ये सब सब्जेक्ट, आप अगर मैथ्स चाहते हो तो उसके साथ आपको हिस्ट्री या म्यूज़िक या आर्ट्स कुछ भी लेना पॉसिबल है। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो जनरली जो पॉलिसीज़ है, जनरली जो ये नेशनल एजुकेशन सिस्टम का जो सिस्टम है, इसमें मेरा मानना ये है कि इसमें दो पार्ट है, एक है स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम और एक है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो जो स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है वो है प्री स्कूलिंग, और जिसको हम आंगनवाड़ी बोलते हैं, मतलब 3 ईयर्स से लेकर 6 ईयर्स तक जो होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और इस स्टेप में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बोल रहा है कि नेशनल फंडामेंटल, ये लोग जिसमें स्ट्रेस देगा वो है नेशनल फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, नेशनल फंडामेंटल लिटरेसी, और आप इसको बोल सकते हो नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको मैथ्स, इसके आप न्यूमेरिकल स्किल, मतलब आपको मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देगा। आप पूछोगे कि मैथ्स पे क्यों ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि अगला साल एक रिसर्च हुआ था जिसमें ये देखा गया था कि 90% ऑफ इंडियंस फियर अबाउट मैथ, मतलब मैथ से डरते हैं कि नहीं, 90% इंडियन स्टूडेंट मैथ से डरते हैं कि नहीं मैथ्स टफ है, मैथ्स नहीं लूँगा, मैथ्स सही नहीं हो रहा है, मैथ्स सही नहीं। तो इसमें मैथ्स पे ज़्यादा फोकस होगा, इस नेशनल फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी में आपको मैथ्स स्किल पे आपका ज़्यादा फोकस होगा। इसके बाद जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उस पर अब 10+10 10+2 10th ये सब सिस्टम, मतलब बोर्ड एग्जाम अब नहीं रहा। अब जो होगा वो होगा 5+3+3+4 सिस्टम, 5+3+3+4 सिस्टम। और जो आपका असेसमेंट प्रोसेस जो होगा वो है 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि इतना दिन क्या था कि क्लास 10th या 12 में आप पढ़ते थे, आप ही एग्जाम में लिखते थे, मगर इस बार आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें सिर्फ आपका ही नहीं, आपका दोस्त जो है, आपका क्लासमेट जो है, उसका एंड क्लास टीचर का भी इक्वल पार्टिसिपेशन रहेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, आपका जो फेलो स्टूडेंट है वो आपको ग्रेड देगा कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप क्लास में क्या कर रहे हो, आपका डिसिप्लिन कैसे मान रहे हो, इसके ऊपर वो एक ग्रेड देगा। और ज़्यादातर जो मार्क्स होगा वो क्लास टीचर पे रहेगा। तो इससे एक फ़ायदा ये है कि हम जनरली देखते हैं कि जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो स्टूडेंट और स्टूडेंट के साथ उसका नॉलेज या कुछ शेयर नहीं करता है। ज़्यादातर केस में ये हम देखे हैं कि शेयर नहीं करता है। मगर इस एजुकेशन सिस्टम से जो टॉपर स्टूडेंट है वो उससे जो लो स्टूडेंट है उसके साथ भी ये शेयर करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज है। और एक चेंज जो है क्लास 6 से वोकेशनल
जो कोर्स है वो इंक्लूड किया जाएगा। मतलब वोकेशनल इंस्ट्रक्शन एंड कोडिंग जो है वो आपको क्लास 6 से ले आ रहा है। जनरली मेरा वेस्ट बंगाल बोर्ड था, तो वेस्ट बंगाल बोर्ड में ये प्रॉब्लम होता था कि ICSE CBSE में स्टूडेंट लोग क्या करते थे, स्टूडेंट लोग 10th 11th या 12th में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को थोड़ा जान चुके थे, इसलिए जब वो बीटेक करना चाहता था या कोई भी कंप्यूटर कोर्स करना चाहता था तो बेसिक सी, बेसिक जावा थोड़ा करके वो जानते थे। मगर वेस्ट बंगाल बोर्ड में ये प्रॉब्लम रहा था कि आप जब किसी भी टेक्निकल कोर्स लेने जाओगे जैसे कि कंप्यूटर साइंस, या आप बीटेक करने जाओगे कंप्यूटर साइंस में, या तब आपका सी में जो प्रॉब्लम है, C++ में जो प्रॉब्लम है, वो आपका प्रॉब्लमेटिक पार्ट रहेगा, क्योंकि आप क्लास 10 या 12 या 11 में आप कंप्यूटर साइंस कभी नहीं पढ़े हो। जस्ट आप एक बेसिक सीटा का कोर्स करे हो, 3 या 4 मंथ का एक सीटा का कोर्स करे हो, तो ये एक बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम में क्लास 6 से कोडिंग और वोकेशनल लागू हो रहा है। अब वोकेशनल क्यों इंपॉर्टेंट है? वोकेशनल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इतना दिन तक हम लोगों का जो एजुकेशनल पॉलिसी था उसमें ये था कि आप वोकेशनल को लोग मतलब उतना खास नहीं, वोकेशनल का जो स्टूडेंट है उसको लोग इतना खास नहीं समझते थे, क्या समझते थे, ओ ये तो वोकेशनल कर रहा है। मगर किसी का तो सपना हो सकता है कि वो लैपटॉप इंजीनियर बने, लैपटॉप ठीक करे, किसी का तो सपना हो सकता है कि वो मोटर बाइक ठीक करे, किसी का तो ध्यान ये भी हो सकता है कि वो मोबाइल ठीक करे। तो ये जो वोकेशनल कोर्सेस है, कोई चाहता है कि हम इलेक्ट्रिशियन बने, तो ये सब वोकेशनल कोर्स क्लास 6 से ही ऐड हो रहा है आपका सिलेबस में, जो बहुत अच्छा डिसीजन है। क्योंकि आजकल मेरा मानना यह है कि हर एक स्टूडेंट को हर साइड में मतलब ऑलराउंडर होना चाहिए, आपको सब जानना चाहिए। मानो कि आपका आज अचानक लैपटॉप ख़राब हो गया, तो अभी लॉकडाउन के टाइम में आप कहाँ जाओगे? तो आपके पास अगर थोड़ा भी नॉलेज है तो आप उस नॉलेज से आप कर सकते हो। तो इसलिए वोकेशनल और कोडिंग, क्योंकि फ्यूचर डिपेंड ऑन कोडिंग, फ्यूचर डिपेंड ऑन कंप्यूटर साइंस, फ्यूचर डिपेंड ऑन डेटा एनालिस्ट। सो कोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये बहुत अच्छा स्टेप है कि गवर्नमेंट क्लास 6 से कोडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर मतलब जो ज़्यादातर डेवलप कंट्री है, जापान, कोरिया, उस सब देश में जो एजुकेशन जो स्ट्रक्चर है वो सेम दिस स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। क्लास 6 7 से वहाँ पे भी कोडिंग सिखाया जाता है, तो ये बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर है। इसके बाद आता है कि असेसमेंट एग्ज़ाम, ऑनलाइन असेसमेंट जो होगा वो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा जिसका नाम है परख। ये एक डिजिटली रिकॉर्डेड ऐप है। मतलब आप अब ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि आपका मार्कशीट कहीं खो गया, आप मार्कशीट लेके जा रहे हो, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, आपका बस में मार्कशीट खो गया, तो आपका बस में अगर एक बार मार्कशीट खो गया तो आपको 1 साल या 2 साल लग जाएगा उस मार्कशीट को वापस उसको रिटर्न पाने में, तो आपका 1 साल अब ये प्रॉब्लम इस सिस्टम में नहीं रहा कि ये जो आपका जो मार्कशीट है, जो आपका मार्क्स है, वो ऑटोमेटिक रिकॉर्डेड हो जाएगा, डिजिटली रिकॉर्डेड इस परख सॉफ्टवेयर में आपका रिकॉर्डेड हो जाएगा। मतलब जब भी चाहते हो वहाँ से आप डाउनलोड करके कहीं पे भी दे सकते हो, या गवर्नमेंट भी आपको डाटा ले सकते हैं, या किसी भी प्राइवेट कंपनी में भी आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। और नेक्स्ट जो स्टेप है, ये बहुत मेरे को ये स्टेप बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन जो है वो आप 3 साल का नहीं रहा, ये 4 साल का हो गया। अब आप अगर फर्स्ट साल कंप्लीट करते हो तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, आप अगर सेकंड साल कंप्लीट करते हो तो आपको एडवांस डिप्लोमा, आप अगर थर्ड साल प्रोवाइड करते हो तो आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देगा, और आप अगर फोर्थ साल कंप्लीट करते हो तो आपको जो सर्टिफिकेट देगा ग्रेजुएशन विद इंटीग्रेटेड रिसर्च। मेरा टाइम में क्या होता था कि ज़्यादा मैथ्स ऑनर्स टफ था, इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करता है, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर पढ़ के मैथ्स ऑनर्स छोड़ के किसी और सब्जेक्ट में चला जाता था, तो वो 2 साल उस स्टूडेंट का तो लैप्स हो गया। मगर ये सिस्टम में आप अगर वो 2 साल भी वो पढ़ लेता तो उसका एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट आ जाता, जो नेक्स्ट ईयर उसको जब जॉब में हो जाता तो ये काम आता कि ये एडवांस डिप्लोमा भी किया है। तब उसका ऐसे नहीं देखता कि ये इसका ईयर लैप्स हो गया है, इसके चक्कर में इसको ईयर लैप्स हो गया है, तब ये एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेशन होके यूज़ होता। तो ये मेरा बहुत अच्छा लगा ये सब्जेक्ट। और जो रिसर्च, जो ग्रेजुएशन फोर्थ ईयर में जो ग्रेजुएशन विद इंटीग्रेटेड रिसर्च, ये जो रिसर्च होगा ये इसका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे ही रिसर्च करना पड़ेगा। क्लियर? इसके बाद जो पॉइंट आता है वो संस्कृत सब्जेक्ट को बहुत प्राधान्य दिया गया है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है इस टोटल न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम में। तो और जो है, और ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 2020 से 2035 तक, ये 15 ईयर्स में किसी भी कॉलेज को और अफिलिएशन नहीं देगा।
लीगल और मेडिकल डिपार्टमेंट को, कॉलेज को छोड़ के बाकी जितना कॉलेज है इस सब कॉलेज को एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी के अंदर ये लोग लाएगा। इससे आपका क्या होगा, इससे किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का परमिशन नहीं रहेगा, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो ऑटोनोमस हो जाएगा। उसका जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है, वो उसका जो कारिकुलम है वो खुद सेट करेगा। मतलब ये सिस्टम आके एक ये हुआ है कि कारिकुलम, कारिकुलम एक्टिविटी और एक्स्ट्रा कारिकुलम एक्टिविटी जो है इसमें कुछ डिफरेंट नहीं रहेगा। मतलब एक स्टूडेंट अगर फिजिक्स पसंद है, उसके साथ उसको आर्ट्स भी पसंद है या म्यूज़िक भी पसंद है, तो फिजिक्स के साथ आर्ट्स या म्यूज़िक भी ले सकता है। मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम का कुछ चीज़ नहीं रहा। तो इसलिए मेरा मानना है कि मेरा ये मानना है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एजुकेशन पॉलिसी है। मगर और एक पॉइंट है इस एजुकेशन पॉलिसी में कि क्लास 5 तक आप आपका जो एजुकेशन है वो आप रीजनल लैंग्वेज, मतलब जिस लैंग्वेज में आप बात करते हो, मतलब मदर लैंग्वेज जो है उसमें आप ले सकते हो। इसके बाद आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं सोचता हूँ मैं अगर उस टाइम में रहता तो और भी कुछ सब्जेक्ट जो मेरा इंटरेस्ट था, जिसमें जैसे हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी में इंटरेस्ट था, तो मैं भी पढ़ पाता। तो ये था मेरा मानना इस सब्जेक्ट में। हाँ, थोड़ा कन्फ्यूजन बहुत है कि जो रीजनल लैंग्वेज का जो बात किया है ये एक साइड से बहुत अच्छा है, क्योंकि साइंस एजुकेशन ऑलवेज मेरा मानना था कि ये आपका रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। और हम लोगों का देश का जो एजुकेशन पॉलिसी था इसमें एक प्रॉब्लम था। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि कभी बेसिक पे ये ध्यान नहीं देता था। मतलब क्लास 4 5 तक इतना पढ़ना नहीं चाहता था। सब ये बोलते थे क्लास 10 पे जाओ, क्लास 10 पढ़ो, क्लास 12 को पढ़ो तो हो जाएगा। मतलब इसका बेसिक से जो स्टेप बाय स्टेप, ये इसका ठीक नहीं था। अब इस एजुकेशन पॉलिसी से ये स्टेप बाय स्टेप होके एक नॉर्मल सिस्टम में आएगा, जो बहुत ही अच्छा है इसके लिए, जो बहुत ही अच्छा है इस एजुकेशन सिस्टम के लिए। और हम ज़्यादातर देखते थे कि जब स्कूल या कॉलेज में जब क्वेश्चन होता तब 5 ईयर्स 10 ईयर्स 6 ईयर्स आप पढ़ के चले जाओ, कोई रट्टा मार के चले जाओ। मगर जब आपका जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जब पेपर होगा या किसी और टफ सब्जेक्ट, नेट, गेट, स्लेट या जीआरई का जब एग्ज़ाम होता था, तब क्या होता था, तब आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते थे, तब दिक्कत हो जाता था। तो मेरा मानना है कि ये एजुकेशन सिस्टम से ये सब प्रॉब्लम्स करीब सॉल्व होने वाला है। ये सब प्रॉब्लम आपका सॉल्व होने वाला है, क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम में आपको बेसिक से ही आपको बहुत स्ट्रेस दिया हुआ रहेगा। और बेसिक पे आपका अगर ध्यान, मतलब कोई गवर्नमेंट या कोई एजुकेशन सिस्टम आपको बेसिक पे अगर कंसंट्रेट ज़्यादा करे, तो मेरा मानना ये है कि एक अच्छा स्टूडेंट प्रोड्यूस होगा। और अच्छा स्टूडेंट प्रोड्यूस होगा तो देश भी अच्छा, मतलब देश भी बहुत डेवलप करेगा। तो यही मेरा मानना था। और मेरा मानना यह है कि ये एजुकेशन पॉलिसी एक रिवोल्यूशनरी पॉलिसी है। तो आपका मानना क्या है आप ये लिख सकते हो। और आप अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जानते हो और कुछ मानना ये है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।